हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थ्योरीज हैं प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग की, उनसे लेकर हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारा महत्वपूर्ण निचोड़ इन थ्योरी तीनों थ्योरीज से आपको मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये तीनों थ्योरी आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हर बार इनसे क्वेश्चन आए हैं, हर बार आते भी हैं। तो ये तीनों थ्योरी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कई लोगों को इन तीनों थ्योरी से बहुत सारी दिक्कतें थी। तो आज अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं हम इन तीनों थ्योरी पे डिस्कस। ठीक है, तो पहली थ्योरी आपकी जीन प्याजे की थ्योरी। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीन प्याजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्ज़रलैंड के ये थे। और इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर, ध्यान रखिएगा, अपने ही 3 बच्चों पर इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी स्टडीज़ की। अपने अपने जो 3 बच्चे थे उस पर स्टडी की और बताया कि बच्चा 3 बातें बताई कि बच्चा एक तो जन्म से ही एक्टिव लर्नर होता है। इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बताया और इन्होंने कहा कि हर बच्चे के डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं और इन्हीं 4 स्टेजेस से ले होकर हर बच्चा गुजरता है और हर स्टेज का एक अलग जो है एज क्राइटेरिया होता है। हर एज में बच्चे का अलग डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अपने ही 3 बच्चों पर रिसर्च करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो आपके थे जीन प्याजे, जो स्विट्जरलैंड से थे। और इन्होंने 3 बातें बताई कि बच्चा एक्टिव लर्नर होता है, बच्चा को लिटिल साइंटिस्ट होता है, वो अपने ज्ञान खुद अर्जित करता है। फिर इन्होंने बच्चे की 4 स्टेजेस बताई। ठीक है, और 4 स्टेजेस में उन्होंने बच्चों के अलग अलग डेवलपमेंट्स को बताया कि बच्चा इन्हीं 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है और किसी भी स्टेज में बच्चे का उतना ही डेवलपमेंट होता है जितना उस स्टेज में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्याजे द्वारा किस क्षेत्र को कम आंका गया है भाषा विकास के संदर्भ में? तो देखिए, प्याजे द्वारा जो जिस क्षेत्र को कम आंका गया है वह ईगो सेंट्रिक स्पीच, यानी प्याजे ने स्पीच को महत्व ना देकर, भाषा को महत्व ना देकर, उसकी मैच्योरिटी को, उसके जो कह सकते हैं कि जो मैच्योरिटी है उसको ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। जबकि वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चे अपने समाज से भाषा सीखते हैं और उसके बाद उनका डेवलपमेंट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जीन प्याजे कहते हैं पहले बच्चे में मैच्योरिटी आएगी, थॉट्स आएंगे, उसके बाद वो भाषा से रूबरू होगा। आपके प्याजे ने कहीं ना कहीं जो थॉट्स हैं उनको भाषा से पहले रखा है। तो प्याजे का आपका कहना है कि पहले थॉट्स आते हैं फिर भाषा आती है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है किस साइकोलॉजिस्ट के अनुसार पहले थॉट्स फिर भाषा। तो जीन प्याजे के अनुसार पहले थॉट्स फिर भाषा, और वाइगोत्स्की के अनुसार कि थॉट्स और भाषा दोनों अलग अलग होते हैं, बाद में ये मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा सामाजिक हो जाता है तो कहीं ना कहीं भाषा से उसको जुड़ाव होने लगता है। तो जीन प्याजे के अनुसार पहले थॉट्स उसके बाद भाषा। तो उन्होंने स्पीच को कहीं ना कहीं अपने रेफरेंस में अलग रखा है। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार बच्चे किस माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं? तो देखिए, प्याजे ने सीखने की 2 स्टेजेस बताई जो जिन्हें एडाप्टेशन कहते हैं। बच्चे किसी ना कहीं नए माहौल में कैसे अपने आप को एडाप्ट करेंगे, तो उन्होंने 2 तरीके बताए, एक एसिमिलेशन और एक एकोमोडेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बच्चा जब अपने पुराने ज्ञान में कोई नया ज्ञान जोड़ेगा तो वह एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। और जब उस नए ज्ञान को जोड़कर अपने को मॉडिफाई भी करता है तो वो आपका एकोमोडेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी चीज़ को लेकर कोई जानकारी है, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि एक बच्चे ने कुत्ते को देखा और बिल्ली को देखा, दोनों की 4 टांगें और दोनों की मूछें भी होती हैं और दोनों साइज़ में, इस कुत्ता साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। तो बच्चे ने अपने ज्ञान में ये जोड़ा कि ये दोनों, ये छोटी कैट, ये बड़ी कैट, ये हो गया उसका एसिमिलेशन। उसने अपने ज्ञान में जोड़ लिया कि छोटी कैट छोटी होती है, बड़ी कैट बड़ी। लेकिन जब उसने मॉडिफाई किया कि नहीं ये कैट है और ये डॉग है, तो उसको हम लोग कहेंगे समायोजन, यानी आपका एकोमोडेशन। तो बच्चे जिस माध्यम से सीखते हैं वो आपका एडाप्टेशन, और एडाप्टेशन की 2 स्टेजेज हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्याजे के अनुसार कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो देखिए, प्याजे संज्ञानात्मक विकास पर ही अपना उन्होंने पूरी थ्योरी दी थी जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। तो अभी मैंने बताया, प्याजे कहते हैं कि पहले बच्चे में मैच्योरिटी आएगी, थॉट्स होंगे, फिर कहीं जाकर भाषा। पहले थॉट्स फिर भाषा, ये आप जो है एक कीवर्ड याद रख लीजिए, पहले थॉट फिर भाषा प्याजे का है। तो कौन प्रभावित नहीं करेगा? तो भाषा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगी। भाषा जो प्रभावित करेगी वो वाइगोत्स्की में, क्योंकि वो सामाजिक कहते हैं, बच्चा सामाजिक होगा तो भाषा को अर्जित करेगा समाज से। ठीक है, अगला है मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना। तो अभी मैंने बताया, यदि आपको कोई जानकारी प्राप्त है कि ये कैट है और बच्चे ने दूसरे डॉग को देखा, तो वो नई जानकारी जोड़ेगा कि ये बड़ी कैट हो सकती है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका एसिमिलेशन। और वो इसको अपडेट कर लेता है कि नहीं ये बड़ी कैट नहीं, ये डॉग है, तो वो कहलाएगा आपका एकोमोडेशन। तो मौजूदा जानकारी में नई जानकारी जोड़ना आपका एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, तो और जो इनकी आपका प्री ऑपरेशनल पीरियड में विकसित होने वाली क्षमता। तो जानते हैं कि मैंने आपको बताया, प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं। प्री ऑपरेशनल, सबसे पहले सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये 4 स्टेजेस में जो आपकी दूसरी स्टेजेस है
प्री ऑपरेशनल पीरियड, इनमें विकसित होने वाली क्षमता कौन सी है? तो देखिए प्री ऑपरेशनल पीरियड में जो आपकी प्री ऑपरेशनल यानी तर्क से पहले की अवस्था है, उसमें बच्चा तर्क लगाना नहीं सीखेगा। तर्क से पहले की अवस्था प्री ऑपरेशनल है, उसमें बच्चा अहम केंद्रता यानी कि आपका ईगो सेंट्रिज्म आता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है और साथ में साथ दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कहीं ना कहीं वो सक्षम हो जाता है कि सामने वाला क्या बात कह रहा है। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल में आपको दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, ये आपका सही उत्तर होगा। पियाजे द्वारा बच्चे पूर्व संक्रियात्मक यानी कि आपकी जो प्री ऑपरेशनल है में संरक्षण में असमर्थ होते हैं। तो बच्चे जब प्री ऑपरेशनल में होते हैं तो वो कंजर्व नहीं कर पाते चीज़ों को, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो जब ये है लैक ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो बच्चे में जो है इरिवर्सिबिलिटी होती है, तो अगर वो कोई बात सीखते हैं तो उसको कंजर्व नहीं रख पाते हैं। ठीक है, प्री ऑपरेशनल जिसकी एज होती है आपकी 2 से 7। ध्यान रखिएगा जो 4 स्टेजेस में पहली सेंसरी मोटर की स्टेजेस बर्थ टू 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल की है 2 to 7 ईयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल की है 7 to 11 ईयर्स और लास्ट जो आपकी है फॉर्मल ऑपरेशनल उसकी है 11 to 15 ईयर्स। तो बच्चे जो किस तरीके से कंजर्व नहीं कर पाते हैं, तो चूंकि उनमें इरिवर्सिबिलिटी होती है, इस वजह से वो कंजर्व नहीं कर पाते। बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरण किसने दिए? तो अभी पता है कि जीन पियाजे ने बच्चे के डेवलपमेंट के 4 चरण दिए। नेक्स्ट है हिडन ऑब्जेक्ट्स को पुनः प्राप्त करना। इस बात का प्रमाण है कि शिशु में निम्न संज्ञानात्मक कार्य प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस ये जो है बच्चे में कब आ जाता है? तो ये आपकी पहली जो स्टेज है सेंसरी मोटर यानी बर्थ टू 2 ईयर्स। ठीक है, जैसे 0 to 2 भी लिखते हैं के बीच में आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब यदि हम बच्चे शिशु को कोई चीज़ दिखाते हैं फिर उसे छुपा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे इस बात का प्रमाण हो जाता है कि ये चीज़ अभी थी और ये गायब हो गई। उसमें ऑब्जेक्ट का स्थायित्व उसके दिमाग में बैठ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आ जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, अगला है किस चरण में बच्चा आंखों, हाथों, कानों आदि से सीखता है? जो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, उसमें वो अपने सेंसेस के द्वारा सीखता है, टच करके, स्मेल करके, फील करके। तो सेंसरी मोटर स्टेज में ही वो अपने सेंसेस से सीखेगा। नेक्स्ट है बच्चों की सोच में अंतर वयस्कों की तुलना में किस प्रकार होगी? तो बच्चों की सोच में अंतर वयस्कों की तुलना में किस प्रकार होगी? इसका सीधा सा आंसर है बच्चों की बुद्धि प्रकार में अलग होगी और वयस्कों की मात्रा में अलग। देखिए जो वयस्क सोच सकते हैं वह बच्चा भी कहीं ना कहीं सोच सकता है, मगर कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि का प्रकार अलग होगा। वह अपने स्तर से सोचेगा, वयस्क अपने स्तर से सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वयस्कों की मात्रा और बुद्धि के प्रकार में अंतर होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रकार और मात्रा इसके कीवर्ड है, ये आपको मिलेगा। प्रकार और मात्रा, बुद्धि का प्रकार बच्चों में अलग होगा, वयस्कों की मात्रा अलग होगी। वयस्क जो है कहीं ना कहीं बच्चे से काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे अमाउंट में। अगला है वाइगोत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो केवल और केवल शुरू से बात चली आ रही है आपके पियाजे भाषा पर ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, वो थॉट्स पर महत्व दे रहे हैं कि बच्चे के अंदर थॉट खुद जनरेट होते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं भाषा का अर्जन होता है। और वह जो आपके पियाजे हैं वो आपकी भाषा को लेकर कहते हैं कि बच्चा समाज में रहेगा तो भाषा से कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा। तो इनके दृष्टिकोण में केवल भाषा और विचार को लेकर अंतर है। पियाजे कहते हैं पहले थॉट्स आते हैं फिर भाषा, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा और थॉट्स एक दूसरे से अलग होते हैं और उसके बाद जाकर मर्ज हो जाते हैं। फिर है अमूर्त और तार्किक चिंतन किस चरण में आता है? तो ठीक अभी मैंने कहा था प्री ऑपरेशनल, ये तर्क से पहले की अवस्था है। प्री ऑपरेशनल ये आपकी तर्क से पहले की अवस्था है, और तर्क वाली जो अवस्था है वो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। लेकिन यहाँ अमूर्त और तार्किक दोनों पूछ रहा है, बहुत बड़ा अंतर है। बच्चा तर्क ला रहा है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा, लेकिन वो अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट थॉट ला रहा है, एब्स्ट्रैक्ट ला रहा है। तो जो चीज़ें सामने नहीं उसके बारे में सोच रहा है, तो वो आपकी सबसे लास्ट 4th स्टेज में सोचेगा, जो आपकी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल। ध्यान रखिएगा, केवल तर्क की अवस्था तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, लेकिन अमूर्त तर्क सोचे, जो सामने नहीं उसके बारे में भी वो विचार करे, तो ऐसा आपका होगा फॉर्मल ऑपरेशनल भी। बहुत ध्यान रखिएगा 4थे चरण में। ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी बताया था आपका। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे वस्तु स्थायित्व तो बच्चे का आ जाता है सेंसरी मोटर में, वो वस्तुओं का स्थायित्व उसके दिमाग में बैठ जाता है। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सेंसरी मोटर में विकास की उप अवस्थाएं कितनी है? तो सेंसरी मोटर में विकास की उप अवस्थाएं 6 हैं। पियाजे ने कितने बच्चों पर और कितने समय तक स्टडी की थी? तो पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर और जन्म से उनके एडोलसेंस तक स्टडी की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर और जन्म से एडोलसेंस तक स्टडी की थी। अगला है पियाजे के अनुसार कौन संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव नहीं डालता? पहले हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो भाषा, ठीक है, ध्यान रखिएगा पियाजे का भाषा से कोई संबंध नहीं है, थॉट्स और मैच्योरिटी से उनका संबंध है। अगला हम आते हैं कोलबर्ग पे। ठीक है, तो कोलबर्ग ने जो आपका सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत आपका कहलाता है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा इन्होंने पीएचडी करते वक्त जब जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी और उसके बाद इन्होंने मोरल डेवलपमेंट अध्ययन करना शुरू किया।
ठीक है। कॉलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के निर्णय में हेतु विचार प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, जब कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी तो उन्होंने बताया, एक स्टोरी सुनाई थी, शायद आप सबने पढ़ी होगी। तो उस स्टोरी में उन्होंने बच्चों को डेलेमास दिए। डेलेमास मतलब दुविधाएं दी। तो उस दुविधा को कहा गया हाइंस डिलेमा, ठीक है, हाइंस डिलेमा। उन दुविधाओं से निकलने के लिए बच्चों ने जो तर्क लगाए उसे कहा गया मॉरल रीजनिंग। तो ये दो कीवर्ड है, हाइंस डिलेमा और मॉरल रीजनिंग, ये कॉलबर्ग से रिलेटेड रहेंगी, ठीक है। इन्होंने क्या करा, मॉरल रीजनिंग जब बच्चों ने दी अपने अपने तर्क लगा के, फिर इसके बाद इन्होंने क्या नाम है, बच्चों की तीन लेवल्स बताए मॉरल डेवलपमेंट के। लेवल बताए 3 और स्टेज बताए 6। 3 लेवल और 6 स्टेजेस इन्होंने बताई। हर लेवल की 2-2 स्टेज थी, तो टोटल 6 स्टेजेस हो गई। और लेवल कितने रहे, 3। तो जो इनका जो सही और गलत के प्रश्न के बारे में विचार करेगा वो बच्चा कहलाएगा नैतिक तर्क। क्या कहलाएगा, नैतिक तर्क। तो और अगला प्रश्न है, नैतिक चर्चा को विकसित करने के लिए आयोजित करते हैं। नैतिक चर्चा होती है उसको किस चीज़ को विकसित करने की, तो जाहिर सी बात है नैतिक चर्चा नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए आयोजित की जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले हम एक बार आपको कॉलबर्ग के लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट से रूबरू कराते हैं। तो इन्होंने 3 लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। और हर स्टेज के इन्होंने हर लेवल के 2 स्टेजेस दिए थे। तो जब आपका पहला है प्री कन्वेंशनल, इसके 2 स्टेज थे, पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव। ध्यान रखिएगा, जो ये 2 स्टेजेस हैं, इनमें पहले स्टेज में बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा पालन करता है, और दूसरे स्टेज में पुरस्कार और अन्य लाभ के लिए आज्ञा पालन करता है। यानी और दूसरे जो स्टेज है इसको कहते हैं टिट फॉर टैट की स्टेज भी इसे कहते हैं। यानी कि तुम अपने लाभ के लिए, पुरस्कार के लिए, अन्य लाभ के लिए, कि तुम मेरे लिए ऐसा करो तब मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। अगली जो स्टेज है, स्टेज 3, ये है आपका इंटरपर्सनल। इसमें क्या होता है, बच्चा अच्छे व्यक्तिगत संबंध बनाता है, ठीक है, कि ये बच्चा ऐसा काम कर रहा है यानी ये इतना अच्छा है। स्टेज 4 है आपका अथॉरिटी स्कॉलर। इसमें जो आपका है सामाजिक व्याख्यान बनाना, या क्या करता है, अपनी अथॉरिटी मेंटेन करता है, लोगों से सामाजिक व्याख्यान अपना बनाता है। तो 5वां है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपका सामाजिक अनुबंध कहलाता है ये। इसमें बच्चा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता है अपने, ठीक है, सामाजिक हो जाता है बच्चा। और लास्ट है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें क्या करता है, सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। इसमें बच्चा कहीं ना कहीं समाज के नियमों को लेकर बताता है कि ये नियम ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको बदलने की भावना बच्चे में विकसित होती है। तो ये आपके 6 स्टेजेस हैं आपके कॉलबर्ग के। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, तो क्वेश्चन ये है आपका कि पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय बच्चा किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल लेते समय बच्चा किस तरफ होगा। तो 2 स्टेजेस हैं प्री कन्वेंशनल में, एक तो पनिशमेंट वाला और दूसरा इंस्ट्रूमेंट वाला। तो क्या होगा, अंतर्निहित संभावित दंड, उसके अंदर कहीं ना कहीं दंड का जो है डर होगा, इस कारण वो उसमें नैतिक निर्णय बच्चा लेगा। अगला है कॉलबर्ग के अनुसार बच्चे को नैतिक समझ किस चरण में आती है। तो बच्चे की नैतिक समझ पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा पालन, उसमें नैतिक समझ तभी आती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये नैतिक समझ, ये मोरल जो है उसका डेवलपमेंट हो जाता है कि पनिशमेंट से बचने के लिए वो आज्ञा पालन करने लगता है। शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य को पैदा कर सकता है। कॉलबर्ग के अनुसार, कॉलबर्ग ने बताया शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। कब, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर शिक्षक द्वारा कोई काम कराया जाएगा तो उसमें चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा। वो बच्चे को दंड नहीं देगा, बच्चे के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं करेगा, केवल उससे चर्चा या उसके साथ सहानुभूति जैसा व्यवहार करेगा। तो वह नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके बच्चों से नैतिक मूल्यों को पैदा कर सकता है। किस चरण में सही व गलत का निर्णय पुरस्कार या सजा होता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी बताया था पनिशमेंट से बचने के लिए सही गलत आपका फर्स्ट स्टेज में होगा, जो आपका पूर्व परंपरागत है, आज्ञा पालन व सजा। आप मेरे लिए ऐसा करते हो तो मैं आपके लिए ऐसा करूँगा। अभी बताया था टेट फॉर टैट वाली स्टेज आपकी स्टेज 2 है, जो कहीं ना कहीं लेवल 1 में ही है पूर्व परंपरागत में, लेकिन स्टेज कौन सी है, स्टेज 2। ध्यान रखिएगा। अगला है कोहलबर्ग थ्योरी के बारे में गिलिगन ने क्या दोष बताया। तो ध्यान रखिएगा, कोहलबर्ग ने जो अपना मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी, ये कुछ 16 साल से कम के लड़कों पर ये स्टडी करके दी। तो इनका जो दोष रहा वो ये रहा, लोगों ने इनके क्रिटिसाइज़ किया कि इन्होंने केवल जेंडर बायस दिखाया, जेंडर बायस को शो किया। जेंडर बायस मतलब इन्होंने केवल लड़कों पर थ्योरी की, शायद अगर इन्होंने लड़कियों पर थ्योरी नहीं की। अगर ये लड़कियों पर थ्योरी करते तो उनके इमोशंस, उनके विचार अलग होते हैं, तो शायद रिजल्ट कुछ और भी हो सकते थे। तो इनका जो जेंडर बायस का सबसे बड़ा दोष रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने केवल लड़कों पर स्टडी की थी। ये इनका जो है जेंडर बायस जो है लिंग दोष रहता है। कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर में नैतिकता की कमी होती है। तो नैतिकता कमी यानी बच्चे में नैतिक विकास तो होता है, लेकिन केवल डर के कारण अपनी समाज की जो नैतिकता है, समाज के नैतिक विचार है, वो उसमें नहीं आते हैं। तो स्टेज 1 में नैतिकता की कमी होती है, वो आज्ञा पालन केवल या तो पनिशमेंट के लिए करता है या पुरस्कार के लिए करता है। अगला आपकी आती है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, जिसे जाना जाता है सोशियो कल्चर यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के नाम से।
ध्यान रखिएगा, सोशियो कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के नाम से लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को जाना जाता है। लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि सोसाइटी और कल्चर से बच्चे जुड़ेंगे तो उनका डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा। जितना वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करेंगे उतना उनका क्या नाम है, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें भाषा, ध्यान रखिएगा, इन्होंने भाषा पर महत्व दिया है। संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक टूल के रूप में, ठीक है, प्रयोग होगी। क्वेश्चन पर आते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार, जैसे उनका जो उनका थ्योरी है उसका नाम है सोशियो कल्चर, ठीक है, सोशियो कल्चर यानी सामाजिक सांस्कृतिक। तो बच्चे समाज से सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के मध्य क्रिया करके, ठीक है। तो कैसे सीखेंगे, तो वो वयस्कों से और समवयस्कों के मध्य आपकी क्रिया करके सीखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का मूल कारण क्या है, तो वाइगोत्स्की ने बताया है कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया, समाज के साथ क्रिया, बच्चा समाज के साथ जुड़ेगा तो उसका उतना ज़्यादा जो विकास है होगा, ठीक है। और यही उनका जो है मूल कारण है कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया, समाज की और बच्चे की एक दूसरे से क्रिया आपका मूल कारण होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, तो अब वाइगोत्स्की की थ्योरी के नाम से ही पता लग रहा है अधिगम क्या है। तो अधिगम है सामाजिक गतिविधि, एक सामाजिक गतिविधि, बच्चा समाज से जुड़ेगा तो उसका अधिगम अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम व विकास में क्या संबंध है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास में ये संबंध है कि विकास अधिगम से पीछे रहता है, यानी कि वो जब समाज से जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं समाज की चीज़ें सीखने लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर एक नई चीज़ सीखता है तो ज़रूरी नहीं है कि यह उसके लिए भी विकास की अवस्था हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जीन पियाजे ने कहा है बच्चे पे पहले मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी का मतलब पहले बच्चा परिपक्व होगा उस स्टेज के लिए, तब उसमें स्टेज वाली चीज़ आएंगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो सेंसरी मोटर स्टेज में है तो वो आपका फॉर्मल ऑपरेशन की चीज़ों को सीख लेगा, नहीं, पहले वो फॉर्मल ऑपरेशन की उसमें मैच्योरिटी आएगी, फिर जाके वो वहाँ की चीज़ें सीखेगा। जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, विकास पीछे रहता, अधिगम पहले था। वो समाज से जुड़ गया तो उसकी अवस्था इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका विकास है, वो विकास को सीख सकता है, विकास अधिगम को सीख सकता है, यानी विकास जो है वो अधिगम से पीछे रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ZPD क्या है, तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ZPD क्या होता है, तो ZPD आपका जो है AD और PD के बीच का डिफरेंस होता है। AD मतलब आपका एक्चुअल डेवलपमेंट, जो काम आप कर सकते हैं, जिस काम को आप स्वयं हल कर सकते हैं, वो आपका है एक्चुअल डेवलपमेंट। PD यानी जो आपका होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट, जिस काम को आप किसी की सहायता से कर सकते हैं। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल एक साइकिल चला रहे हैं, तो उस साइकिल को आप चलाने के लिए पैडल मार सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, ये आपका है एक्चुअल डेवलपमेंट। लेकिन आपको उसके लिए किसी की सहायता जरूरी है, पीछे से कोई पकड़े, थोड़ा सा बैलेंस बनवाए तब। तो यही है, जो काम आप खुद कर सकते हैं, जो काम आप किसी की सहायता से कर रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस, ये आपका ZPD कहलाएगा, ठीक है। और ZPD में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जो हेल्प है, जो हेल्प दी जाएगी, उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा। स्कैफोल्डिंग वो मदद होती है जो आपको कोई व्यक्ति करता है, और ये मदद कौन करेगा, तो कोई आपका सोशल पार्टनर करेगा। सोशल पार्टनर कौन होते हैं, आपका टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका पीयर ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ZPD क्या है, जो गैप होता है आपके एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी जो काम आप स्वयं कर सकते हैं और जो काम आप किसी की मदद से कर रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, आपका ZPD। और वो मदद आदमी करेगा कैसे, तो वो मदद स्कैफोल्डिंग की फॉर्म में करेगा, और वो स्कैफोल्डिंग हमेशा टेम्परेरी रहेगी, परमानेंट नहीं होती है। और ये स्कैफोल्डिंग आपको किसी सोशल पार्टनर के थ्रू मिलती है। तो ZPD उम्मीद आपको समझ में आया होगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आप ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की का जो सोशियो कल्चर का सिद्धांत है, ये रेसिप्रोकल टीचिंग पर आधारित है। ये इसके कीवर्ड हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग पर आधारित है। अगला है MKO क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो बच्चे से कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो बच्चे से ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। चाइल्ड जो होता है वो लेस मैच्योर होता है, तो MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन हो सकते हैं, उसके टीचर्स हो सकते हैं, जो बच्चे को स्कैफोल्डिंग देने में मदद करेंगे, ठीक है। तो उसके टीचर्स हो सकते हैं। तो बच्चा जितना MKO से इंटरेक्ट करेगा उतना उसका विकास ज़्यादा होगा, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। जितना मोर नॉलेजेबल अदर्स के बीच में वो रहेगा उतना उसका विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चा लेस मैच्योर है। तो MKO क्या है, जिनके पास से उसका जो है बेहतर समझ हो, बच्चे से ज़्यादा बेहतर समझ हो, वे उसके मोर नॉलेजेबल अदर्स होंगे। अच्छा, अगला है बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना। तो अभी बताया था बच्चे को स्कैफोल्डिंग के रूप में मदद दी जाएगी, तो ये किसका उदाहरण होगा, स्कैफोल्डिंग का। अगला है, एक शिक्षक की भांति वाइगोत्स्की के विचारों में विश्वास करते हैं, तब आप उनके आकलन में किस विधि को इस्तेमाल करेंगे। यदि एक शिक्षक वाइगोत्स्की के विचार यानी सामाजिक क्रिया पर अगर वो विश्वास करता है तो वह किस विधि को इस्तेमाल करेगा, तो वो लोग कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट को, यानी कि बच्चे को कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट्स देगा, उसके आकलन तब करेगा। क्योंकि बच्चे जब साथ में सीखे, साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके विकास का जो सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की से जुड़ा रहेगा। वाइगोत्स्की की थ्योरी में किस तथ्य को महत्व नहीं दिया गया है, तो वाइगोत्स्की ने बायोलॉजिकल, आपके जैविक तथ्यों, हेरिडिटी, इन सबको महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा समाज से जुड़ेगा तो अपना विकास वो करता रहेगा, चाहे वह किसी भी प्रकार का बच्चा हो, ठीक है। तो उन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर कोई भी आपका महत्व नहीं दिया। तो ये आपके कुछ महत्व
महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है आपको इनसे बहुत मदद मिलेगी। देखिए, प्रयास ये है कि आपको सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ही मिलें, क्योंकि आपके परीक्षाओं में ये थ्योरी बहुत आती है हर बार, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे। आप इन्हें देखें और बताएं ये क्वेश्चंस कैसे रहे। धन्यवाद। चलिए, तो सबसे पहले हम एक बार आपको कोलबर्ग के लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट से रूबरू कराते हैं। तो इन्होंने 3 लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और हर स्टेज के इन्होंने हर लेवल के 2 स्टेजेस दिए थे। तो जब आपका पहला है प्री कन्वेंशनल, इसके 2 स्टेज थे, पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव। ध्यान रखिएगा, जो ये 2 स्टेजेस हैं, इनमें पहले स्टेज में बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा पालन करता है, और दूसरे स्टेज में पुरस्कार और अन्य लाभ के लिए आज्ञा पालन करता है। यानी, और दूसरे जो स्टेज है इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट की स्टेज भी इसे कहते हैं, यानी कि तुम अपने लाभ के लिए, पुरस्कार के लिए या अन्य लाभ के लिए, कि तुम मेरे लिए ऐसा करो तब मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। अगली जो स्टेज है, स्टेज 3, ये है आपका इंटरपर्सनल। इसमें क्या होता है, बच्चा अच्छे वैयक्तिक संबंध बनाता है, ठीक है, कि ये बच्चा ऐसा काम कर रहा है, यानी ये इतना अच्छा है। स्टेज 4 है आपका अथॉरिटी स्कॉलर। इसमें जो आपका है सामाजिक व्याख्यान बनाना, या क्या करता है, अपनी अथॉरिटी मेंटेन करता है, लोगों से सामाजिक व्याख्यान अपना बनाता है। 5वां है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपका सामाजिक अनुबंध कहलाता है ये। इसमें बच्चा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता है अपने, ठीक है, सामाजिक हो जाता है बच्चा। और लास्ट है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें क्या करता है, सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। इसमें बच्चा कहीं ना कहीं समाज के नियमों को लेकर बताता है कि ये नियम ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको बदलने की भावना बच्चे में विकसित होती है। तो ये आपके 6 स्टेजेस हैं आपके कोलबर्ग के। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, तो क्वेश्चन ये है आपका कि पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय बच्चा किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल लेते समय बच्चा किस तरफ होगा, तो 2 स्टेजेस हैं प्री कन्वेंशनल में, एक तो पनिशमेंट वाला और दूसरा इंस्ट्रूमेंट वाला। तो क्या होगा, अंतर्निहित संभावित दंड, उसके अंदर कहीं ना कहीं दंड का जो है डर होगा, इस कारण वो उसमें नैतिक निर्णय बच्चा लेगा। अगला है कोलबर्ग के अनुसार बच्चे को नैतिक समझ किस श्रेणी में आती है। तो बच्चे की नैतिक समझ पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा पालन, उसमें नैतिक समझ तभी आती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये नैतिक समझ, ये मोरल जो है उसका डेवलपमेंट हो जाता है कि पनिशमेंट से बचने के लिए वो आज्ञा पालन करने लगता है। शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य को पैदा कर सकता है। कोलबर्ग के अनुसार, कोलबर्ग ने बताया शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। कब, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर शिक्षक द्वारा कोई काम कराया जाएगा तो उसमें चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा। वो बच्चे को दंड नहीं देगा, बच्चे के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं करेगा, केवल उससे चर्चा या उसके साथ सहानुभूति जैसा व्यवहार करेगा। तो वह नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके बच्चों से नैतिक मूल्यों को पैदा कर सकता है। किस चरण में सही व गलत का निर्णय पुरस्कार या सजा होता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी बताया था पनिशमेंट से बचने के लिए सही गलत आपका फर्स्ट स्टेज में होगा, जो आपका पूर्व परंपरागत है, आज्ञा पालन व सजा। आप मेरे लिए ऐसा करते हो तो मैं आपके लिए ऐसा करूँगा। अभी बताया था टिट फॉर टैट वाली स्टेज आपकी स्टेज 2 है, जो कहीं ना कहीं लेवल 1 में ही है पूर्व परंपरागत में, लेकिन स्टेज कौन सी है, स्टेज 2। ध्यान रखिएगा। अगला है कोहलबर्ग थ्योरी के बारे में गिलिगन ने क्या दोष बताया। तो ध्यान रखिएगा, कोहलबर्ग ने जो अपना मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी, ये कुछ 16 साल से कम के लड़कों पर ये स्टडी करके दी। तो इनका जो दोष रहा वो ये रहा, लोगों ने इनके क्रिटिसाइज़ किया कि इन्होंने केवल जेंडर बायस दिखाया, जेंडर बायस को शो किया। जेंडर बायस मतलब इन्होंने केवल लड़कों पर थ्योरी की, शायद अगर इन्होंने लड़कियों पर थ्योरी नहीं की। अगर ये लड़कियों पर थ्योरी करते तो उनके इमोशंस, उनके विचार अलग होते हैं, तो शायद रिजल्ट्स कुछ और भी हो सकते थे। तो इनका जो जेंडर बायस का सबसे बड़ा दोष रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने केवल लड़कों पर स्टडी की थी। ये इनका जो है जेंडर बायस जो है लिंग दोष रहता है। कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर में नैतिकता की कमी होती है। तो नैतिकता कमी यानी बच्चे में नैतिक विकास तो होता है, लेकिन केवल डर के कारण अपनी समाज की जो नैतिकता है, समाज के नैतिक विचार है, वो उसमें नहीं आते हैं। तो स्टेज 1 में नैतिकता की कमी होती है, वो आज्ञा पालन केवल या तो पनिशमेंट के लिए करता है या पुरस्कार के लिए करता है। अगला आपकी आती है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, जिसे जाना जाता है सोशियो कल्चर यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के नाम से। ध्यान रखिएगा, सोशियो कल्चर सामाजिक सांस्कृतिक विकास के नाम से लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को जाना जाता है। लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि सोसाइटी और कल्चर से बच्चे जुड़ेंगे तो उनका डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा। जितना वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करेंगे उतना उनका क्या नाम है, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें भाषा, ध्यान रखिएगा, इन्होंने भाषा पर महत्व दिया है। संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक टूल के रूप में, ठीक है, प्रयोग होगी। क्वेश्चन पर आते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे उनका जो उनका थ्योरी है उसका नाम है सोशियो कल्चर। ठीक है, सोशियो कल्चर यानी सामाजिक सांस्कृतिक। तो बच्चे समाज से सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के मध्य क्रिया करके। ठीक है, तो कैसे सीखेंगे, तो वो वयस्कों से और समवयस्कों के मध्य आपकी क्रिया करके सीखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का मूल कारण क्या है। तो वाइगोत्स्की ने बताया है कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया, समाज के साथ क्रिया, बच्चा समाज के साथ जुड़ेगा तो उसका उतना ज़्यादा
जो विकास है होगा, ठीक है। और यही उनका जो है मूल कारण है कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया, समाज की और बच्चे की एक दूसरे से क्रिया आपका मूल कारण होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो अब वाइगोत्स्की की थ्योरी के नाम से ही पता लग रहा है अधिगम क्या है। तो अधिगम है सामाजिक गतिविधि, एक सामाजिक गतिविधि, बच्चा समाज से जुड़ेगा तो उसका अधिगम अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम व विकास में क्या संबंध है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास में ये संबंध है कि विकास अधिगम से पीछे रहता है, यानी कि वो जब समाज से जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं समाज की चीज़ें सीखने लगेगा, तो कहीं ना कहीं अगर एक नई चीज़ सीखता है तो ज़रूरी नहीं है कि यह उसके लिए भी विकास की अवस्था हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी जीन पियाजे ने कहा है बच्चे में पहले मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी का मतलब पहले बच्चा परिपक्व होगा उस स्टेज के लिए, तब उसमें स्टेज वाली चीज़ आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो सेंसरी मोटर स्टेज में है तो वो आपका फॉर्मल ऑपरेशन की चीज़ों को सीख लेगा, नहीं, पहले वो फॉर्मल ऑपरेशन की उसमें मैच्योरिटी आएगी, फिर जाके वो वहाँ की चीज़ें सीखेगा। जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, विकास पीछे रहता, अधिगम पहले था। वो समाज से जुड़ गया तो उसकी अवस्था इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका विकास है, वो विकास को सीख सकता है, विकास अधिगम को सीख सकता है, यानी विकास जो है वो अधिगम से पीछे रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ZPD क्या है? तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ZPD क्या होता है? तो ZPD आपका जो है AD और PD के बीच का डिफरेंस होता है। AD मतलब आपका एक्चुअल डेवलपमेंट, जो काम आप कर सकते हैं, जिस काम को आप स्वयं हल कर सकते हैं, वो आपका है एक्चुअल डेवलपमेंट। PD यानी जो आपका होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट, जिस काम को आप किसी की सहायता से कर सकते हैं। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल एक साइकिल चला रहे हैं, तो उस साइकिल को आप चलाने के लिए पैडल मार सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, ये आपका है एक्चुअल डेवलपमेंट। लेकिन आपको उसके लिए किसी की सहायता जरूरी है, पीछे से कोई पकड़े, थोड़ा सा बैलेंस बनवाए तब। तो यही है, जो काम आप खुद कर सकते हैं, जो काम आप किसी की सहायता से कर रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस ये आपका ZPD कहलाएगा, ठीक है। और ZPD में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जो हेल्प है, जो हेल्प दी जाएगी, उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा। स्कैफोल्डिंग वो मदद होती है जो आपको कोई व्यक्ति करता है, और ये मदद कौन करेगा? तो कोई आपका सोशल पार्टनर करेगा। सोशल पार्टनर कौन होते हैं? आपका टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका पीयर ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ZPD क्या है? जो गैप होता है आपके एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी जो काम आप स्वयं कर सकते हैं और जो काम आप किसी की मदद से कर रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? आपका ZPD। और वो मदद आदमी करेगा कैसे? तो वो मदद स्कैफोल्डिंग की फॉर्म में करेगा, और वो स्कैफोल्डिंग हमेशा टेम्परेरी रहेगी, परमानेंट नहीं होती है। और ये स्कैफोल्डिंग आपको किसी सोशल पार्टनर के थ्रू मिलती है। तो ZPD उम्मीद आपको समझ में आया होगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आप ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की का जो सोशियो कल्चर का सिद्धांत है, ये रेसिप्रोकल टीचिंग पर आधारित है। ये इसके कीवर्ड हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग पर आधारित है। अगला है MKO क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो बच्चे से कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो बच्चे से ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। चाइल्ड जो होता है वो लेस मैच्योर होता है, तो MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन हो सकते हैं? उसके टीचर्स हो सकते हैं, जो बच्चे को स्कैफोल्डिंग देने में मदद करेंगे, ठीक है। तो उसके टीचर्स हो सकते हैं। तो बच्चा जितना MKO से इंटरेक्ट करेगा उतना उसका विकास ज़्यादा होगा, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। जितना मोर नॉलेजेबल अदर्स के बीच में वो रहेगा उतना उसका विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चा लेस मैच्योर है। तो MKO क्या है? जिनके पास से उसका जो है बेहतर समझ हो, बच्चे से ज़्यादा बेहतर समझ हो, वे उसके मोर नॉलेजेबल अदर्स होंगे। अच्छा, अगला है बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना। तो अभी बताया था बच्चे को स्कैफोल्डिंग के रूप में मदद दी जाएगी, तो यह किसका उदाहरण होगा? स्कैफोल्डिंग का। अगला है एक शिक्षक की भांति वाइगोत्स्की के विचारों में विश्वास करते हैं, तब आप उनके आकलन में किस विधि को इस्तेमाल करेंगे? यदि एक शिक्षक वाइगोत्स्की के विचार यानी सामाजिक क्रिया पर अगर वो विश्वास करता है तो वह किस विधि को इस्तेमाल करेगा? तो वो लोग कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट को, यानी कि बच्चे को कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट्स देगा, उसके आकलन तब करेगा। क्योंकि बच्चे जब साथ में साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके विकास का जो सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की से जुड़ा रहेगा। वाइगोत्स्की की थ्योरी में किस तथ्य को महत्व नहीं दिया गया? तो वाइगोत्स्की ने बायोलॉजिकल, आपके जैविक तथ्यों, हेरिडिटी, इन सबको महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा समाज से जुड़ेगा तो अपना विकास वो करता रहेगा, चाहे वह किसी भी प्रकार का बच्चा हो, ठीक है। तो उन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर कोई भी आपका महत्व नहीं दिया। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उम्मीद है आपको इनसे बहुत मदद मिलेगी। देखिए, प्रयास ये है कि आपको सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ही मिले, क्योंकि आपके परीक्षा में ये थ्योरी बहुत आती है हर बार, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे। आप इन्हें देखें और बताएं ये क्वेश्चंस कैसे रहे। धन्यवाद।